जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद, किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज़्यादा मीठा होता है। दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे स्टेट देश के सबसे बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन हरियाणा के बारे में सोचकर आपको क्या ख्याल आता है? शायद दूध, लस्सी, ये देश के लिए ढेर सारे मेडल जीत कर लाने वाले प्लेयर्स, लेकिन हरियाणा की धरती ने मजबूत खिलाड़ियों को ही पैदा नहीं किया, बल्कि एक ऐसा इंसान को भी जन्म दिया है जिसने टाटा ग्रुप की नींद उड़ा दी थी। आज उनकी रियासत को आगे बढ़ाने वाली उनकी पत्नी सावित्री जिंदल $28 बिलियन की नेटवर्क के साथ न सिर्फ इंडिया की सबसे अमीर महिला हैं, बल्कि उनके चारों बेटे ने स्टील और एनर्जी इंडस्ट्रियल में धूम मचा कर रखा है। आज हम बात करेंगे जिंदल ग्रुप, जिसे किसान के बेटे ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के सपने के साथ शुरू किया था। इस सफर की शुरुआत होती है यह 7 अगस्त 1930 को, जब हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव नालवा में ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ। देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तब भूखमरी और बेरोजगारी के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। ज़रूरत थी कि इंडस्ट्रियल की। इसके लिए टाटा और बिरला जैसे बड़े बिजनेसमैन ग्रुप में उसने काम करना भी शुरू कर दिया था। जिंदल साहब भी अपना बिजनेस शुरू करके लोगों को रोजगार देने चाहते थे, लेकिन एक किसान के पास इतने पैसे कहाँ से हो कि वे अपना बिजनेस या फैक्ट्री शुरू कर सके। इसलिए वे अपने भाइयों के साथ कोलकाता गए और स्टील ट्रेडिंग का काम कर कुछ पैसों का बंदोबस्त किए और साल 1952 में हिसार वापस आकर बाल्टी बनाने की काम एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। उसी दौरान एक स्टील पाइप मेड इन इंग्लैंड लिखा हुआ देखे और सोचने लगे कि क्या पाइप जैसे छोटी सी चीज भी हम नहीं बना सकते हैं। इसी बात को लेकर साल 1964 में कोलकाता के पास लिलुआ में पाइप बनाने की एक फैक्ट्री शुरू किए, लेकिन जिंदल इंडिया लिमिटेड के नाम से शुरू हुई इस फैक्ट्री से पाइप नहीं बनाती थी। वह टाटा के एक कंपनी इंडियन ट्यूब लिमिटेड से उसके रिलेटेड स्टील पाइप को खरीदते थे और उसे लिलुआ फैक्ट्री में रिपेयर कर के मार्केट में प्रीमियम रेट पर सेल कर देते थे। इस तरह स्टील के बिजनेस में उन्होंने छोटी सी शुरुआत की, लेकिन जब कुछ दिनों बाद टाटा को ये बात पता चली तो उन्होंने जिंदल साहब को बुलाकर इस तरह पाइप बेचने से मना कर दिए और बताए कि आगे वह अपने स्टील पाइप 2-2 फीट के पीसेस में ही दे पाएंगी। अब जिंदल साहब के पास तो हाँ बोलने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं था। फिर वे टाटा से 2-2 फीट के टुकड़े लेकर उसके सॉकेट बनाते और टाटा इंडस्ट्रियल की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जर्मनी इन सॉकेट को खरीदने लगे और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन इंडियन ट्यूब इन पर एतराज करने लगे और आखिरकार उन्होंने जिंदल साहब को माल देने से ही मना कर दिया। लाइसेंस राज में बहुत मुश्किल से तो एक फैक्ट्री की शुरुआत हो पाई थी, जिसमें सिर्फ ओपी जिंदल अकेले नहीं बल्कि उनके 4 भाइयों का भी गुजरा हो रहा था, लेकिन टाटा इस फैसले ने उनको मुसीबत में डाल दिया। लिलुआ की फैक्ट्री बंद होने के कगार में आ गई। फिर सब ने मिलकर फैसला किया कि वो पाइप खुद बनाएंगे। वे आपस हिसार आए और काफ़ी छोटे लेवल पर स्टील पाइप पे पेंट और सॉकेट्स की एक फैक्ट्री शुरू किए और इस तरह से जिंदल ग्रुप के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत हुई। दरअसल उस समय फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाली सारी मशीनें विदेशों से आती थी, जो महंगी भी थी और इंडिया आने में काफ़ी वक्त भी लगता था। लेकिन जिंदल साहब की एक खासियत जानकर आपको हैरानी होगी, उन्हें मशीनों में बड़ी दिलचस्पी थी। भले ही उनके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी और ना मशीन बनाने का कोई तजुर्बा, लेकिन हाँ
जाता है कि वे मशीन की आवाज़ सुनकर उसकी फॉल्ट को बता देते थे। अब वे अपनी फैक्ट्री को बड़ा बनाने चाहते थे, जिसके लिए फैक्ट्री का खुद ही लेआउट किया और विदेशों से मशीन मंगाने के बजाय सभी ज़रूरी मशीनें अपनी फैक्ट्री में ही बनवाई। उसके बाद साल 1969 में जिंदल स्ट्रिप्स के नाम से हिसार में एक बड़े यूनिट के शुरुआत की गई, जिसने स्टील पाइप प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया और स्वदेशी मशीन होने के वजह से स्टील प्रोडक्शन का बजट काफ़ी कम हो गया। फिर साल आया 1991, जब देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई। हमारे पास पैसे ही नहीं बचे कि हम विदेशी मशीन से मशीन खरीद सकें। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रफ्तार थम सी गई, लेकिन जिंदल साहब ने अपने लिए मेक इन इंडिया मशीन तैयार कर लिए थे, लेकिन बाकी लोग इनपुट पर ही निर्भर थे। उसका रास्ता निकालने के लिए जिंदल ग्रुप ने फैसला लिया कि वे सस्ती स्वदेशी मशीन खुद बनाएंगी और अगले ही साल 1992 में रायपुर में उन्होंने मशीन डिवीजन की शुरुआत कर दी। इस फैक्ट्री के शुरुआत ने न कि देश का पैसा बचाया, बल्कि आसानी से मशीनें अवेलेबल होने से चारों तरफ नई नई फैक्ट्री शुरू होने लगी। लाखों लोगों को रोजगार मिलने लगा और जिंदल साहब ने कुछ ऐसे मशीनें और टेक्निक की शुरुआत की जो आज भी इस्तेमाल की जाती है। ओपी जिंदल जमीन से जुड़े एक किसान थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के दुख दर्द सुनते थे और शासन से उनके हक के लिए लड़ाई भी लड़ते थे। बिजनेस में प्रॉफिट से पहले वे लोगों का प्रॉफिट देखते थे और यही वजह है कि लोग प्यार से बाबूजी कहकर बुलाने लगे। समय के साथ ही उनका झुकाव सोशल वर्क और पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा होने लगा। उन्हें लगा कि सिस्टम में रहकर वह लोगों की सेवा ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसलिए वे 3 बार हरियाणा के हिसार से विधायक और 1 बार सांसद रहे। हालांकि इस दौरान भी उनका बिजनेस तेजी से इन्फेक्ट करता रहा, क्योंकि उनके चारों बेटे ने मिलकर बिजनेस को अच्छी तरह संभालते रहे। लेकिन 31 मार्च 2005 को उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में डेथ हो गई, जब वह हरियाणा के ऊर्जा मंत्री थे। बाबूजी ने जिंदल ग्रुप के लिए एक नींव तो रख दी थी, लेकिन कंपनी को आगे कैसे ले जाना है उसकी भी पूरी रूपरेखा डेट से पहले ही बना कर गए थे। उसके हिसाब से पूरी संपत्ति को 4 हिस्सों में बांट दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि पूरी संपत्ति का मालिकाना हक उसकी पत्नी सावित्री जिंदल के पास ही रहेगा। और यही वजह है कि आज सावित्री जिंदल भारत की सबसे अमीर महिला है। इसके साथ ही जिंदल की एक दूसरी की कंपनी में क्रॉस होल्डिंग्स की, ताकि किसी भी कंपनी लॉस में सबकी भागीदारी हो। बाबूजी के डेथ के बाद उनकी जगह सावित्री जिंदल ने समाज सेवा का काम संभाल लिया और हिसार से विधायक चुनी गई और उनकी चारों बेटे पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने के में जुट गए। सबकी अलग अलग सोच थी, काम करने के तरीका अलग था। जब वे आज़ाद थे अपने हिसाब से फैसला लेने लगे। दोस्तों, जिंदल ग्रुप के बिजनेस एम्पायर के बारे में लोगों ने काफ़ी कंफ्यूज है कि आखिर किस भाई को विरासत में क्या मिला और पिछले 18 साल में वे कहां तक पहुंचे। मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं बड़े भाई पृथ्वीराज जिंदल की, जिन्हें जिंदल साव एलटीडी की जिम्मेवारी मिली। इस कंपनी की शुरुआत 1984 में मथुरा के कोशिकालान में एक स्टील पाइप बनाने की कंपनी के रूप में की गई थी। स्टील पाइप बनाते हैं जो वाटर ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं। इनके 100 पाइप गैस और सेमलेस स्टील पाइप्स ऑटो इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है। आज जिंदल साव का मथुरा के अलावा नासिक और गुजरात के मुंद्रा में भी प्रोडक्शन
है जो वहां से अपना पाइप यूएस, यूरोप और यूएई जैसे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। आज जिंदल 100 पाइप्स बनाने की एक पायनियर कंपनी है, जिसे पोर्टफोलियो में भारत पेट्रोलियम, गेल, एचपीसीएल और आईओसीएल जैसे बड़े क्लाइंट मौजूद हैं। लेकिन इनकी नेटवर्क अपने चारों भाइयों में सबसे कम है। दूसरे भाई है सज्जन जिंदल, जिन्होंने जिंदल ग्रुप की बिजनेस को आसमान तक पहुंचा दिए हैं। लेकिन उनके बारे में जानने से पहले उनके दोनों छोटे भाइयों के बिजनेस को जान लेते हैं। रतन जिंदल, इन्हें जिंदल स्टील लिमिटेड की कमान सौंपी गई। जेएसएल भारत के लिमिटेड स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। आपको शायद याद होगा, ओपी जिंदल को कोलकाता से वापस आकर हिसार में जिंदल स्टील के नाम से एक स्टील फैक्ट्री किए थे। ये वही फैक्ट्री है जिसका नाम बदलकर जेएसएल कर दिया गया। बाद में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उड़ीसा में भी स्टील प्लांट लगाया गया, जिसके उनके टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी बनकर 3 MTPA हो गई। आज जेएसएल स्टील के नई क्वालिटी प्रोडक्ट को 15 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है और $5 बिलियन से भी ज़्यादा मार्केट कंपनी 20,000 लोगों को काम देती है। फिर आगे आता है सबसे छोटे भाई नवीन जिंदल का, जिन्हें जिंदल स्टील पावर लिमिटेड यानी कि JSPL की जिम्मेदारी दी गई। दरअसल नवीन जिंदल का राजनीतिक और स्पोर्ट में बचपन से ही इंटरेस्ट था। मां सावित्री जिंदल के साथ वह अपने चुनाव क्षेत्र में सक्रिय रहे। 2004 से 2014 तक 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद भी रहे। नवीन जिंदल एक एक्टिव पोलो प्लेयर हैं और शूटिंग में भी नेशनल अवार्ड पा चुके हैं। और एक समय था जब कोई भारत का राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकता था। नवीन जिंदल ही उस शख्स हैं जिन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हर भारतीय को तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाया। खैर, उनके बिजनेस पर लौटते हैं। आपको याद होगा कि बाबूजी ने 1992 में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक मशीन फैक्ट्री शुरू की थी। आज उस फैक्ट्री के साथ रायगढ़, उड़ीसा और झारखंड में कई नई स्टील प्लांट नवीन जिंदल के कंट्रोल में है। आज JSPL लार्ज स्केल पर रेल लाइन, बीम्स, कॉलम और TMT पार्ट्स का प्रोडक्शन करती है। इसके अलावा JSPL अपने रायगढ़ और अंगुल की थर्मल पावर प्लांट से 1634 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करती है। आज $8.9 बिलियन के साथ यह कंपनी 21,000 लोगों को रोजगार देती है। अब दोस्तों बात करते हैं सज्जन जिंदल की, जिसे सक्सेस की भूख और रिस्क लेकर काम करने की आदत है। बाकी तीनों भाइयों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। दरअसल सज्जन अपने परिवार में इकलौते इंजीनियर हैं और जब बेंगलोर से डिग्री लेकर वापस लौटे तो अपने लिए कुछ अलग काम की डिमांड की। बाबूजी ने उन्हें मुंबई भेजकर एक बड़े भाग की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। दरअसल ब्राह्मण स्टील एक रोटरी मिल से उन्हीं को एक्वायर करके सज्जन जिंदल को उसकी कमान सौंप दी गई। इस कंपनी का नाम जिंदल आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि JIS को रखा गया। और इसके बाद सज्जन जिंदल के फर्स्ट से कर्नाटक में एक और स्टील प्लांट JVSL यानी जिंदल विजयनगर स्टील लिमिटेड की शुरुआत हुई और साल 2005 में जिसको और JVSL मर्ज होकर JSW स्टील बन गई। जिंदल ग्रुप ने बिजनेस को 1994 में JSW एनर्जी कंपनी भी शुरू की और साल 1999 में JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एयरपोर्ट, शिपयार्ड, रेल एंड रोड और टाउनशिप जैसे बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल करती है।
यही तीनों कंपनी JSW स्टील, JSW एनर्जी और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर सज्जन जिंदल को विरासत में मिली 3 कंपनी को कई गुना बढ़ा दिया, बल्कि अपने बेटे पार्थ जिंदल को भी फ्री हैंड दिया, जो बिजनेस को अलग अलग में डिवाइड कर सके। और उसका नतीजा है कि आज सीमेंट, पेंट जैसे नई बिजनेस में इंटर कर चुकी है।